everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का 7th चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। और जो टॉपिक हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो रहेगा एस्टिमेट कैपिटल रिक्वायरमेंट। मींस बेसिकली एस्टिमेटिंग हमें कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा और कैपिटल का बाइफिकेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें हम फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे एंड एट द सेम टाइम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। बट इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको बता दूं दैट इस चैप्टर की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं। ये आपके 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है। आई होप आपने वो सारी वीडियोस देखी हैं जो इससे पहले आई हैं। नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके फट से देख लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक भी वहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, चलिए तो एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है और उसे एस्टिमेट करने का क्या मतलब है। चलिए 12th क्लास में ना जब मैं बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रही थी, स्पेशली प्लानिंग चैप्टर, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था एक शादी का, ठीक है। और वो काफ़ी फेमस है, मतलब बच्चों को समझ ही उस शादी के एग्जाम्पल से आता है। तो आज हम यहाँ पे शादी का ही एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। सो ऐसे मानिए कि आपके घर में होने वाली है शादी। अब भाई जब शादी होती है तो बहुत अलग अलग किस्म के खर्चे होते हैं। लाइक आपको एक बैंकेट हॉल बुक करना होता है, आपको केटरिंग वाले को पैसा देना होता है, आपको डेकोरेशन वाले को पैसा देना होता है, आपको फोटोग्राफर को पैसा देना होता है, शॉपिंग करनी होती है, और कौन कौन से खर्चे होते हैं। शॉपिंग करते हो, गोल्ड खरीदते हो, दहेज में कुछ देना है तो वो सारी चीज़ें भी खरीद लेते हो। वैसे दहेज देना महापाप है, ठीक है, पहले ही बता दूं। बट तुम अपनी खुशी से अपनी बेटी को गाड़ी दे रहे हो पर से। लाइक मैं बोलती हूँ कि मेरी जब शादी होगी तो मेरे घर वाले मुझे थार देंगे, ठीक है, तो वो मैं खुद लेके जाना चाहती हूँ। दैट वोंट बी अ दहेज, मैं खुद यूज़ करूँगी उस गाड़ी को, ठीक है। तो ऐसे अगर आपकी लड़की है, उसको गाड़ी चाहिए तो आप उसको गाड़ी भी दोगे। तो ये सारे हो गए आपके मोटे मोटे खर्चे जो होते हैं। अब हुआ क्या कि आपके पास 50 लाख रुपए थे, ठीक है। आपके पास 50 लाख रुपए थे जिससे आपको ये अपना पूरे एक्सपेंडिचर्स क्या करने थे, फुलफिल करने थे। मतलब पूरे एक्सपेंडिचर्स की देखरेख इस 50 लाख से करनी थी। आपको पता है कि इसके बाद आपको एक पेनी भी कहीं से और नहीं मिलने वाले। दिस इज लाइक द मैक्सिमम जो आप अरेंज कर सकते थे अपने खुद की सेविंग से। आपने कहीं से लोन वगैरह लिया, आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, आपने किसी फ्रेंड से पैसे मांग लिए, किसी रिलेटिव से पैसे मांग लिए। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे करके फाइनली आपके पास 50 लाख का एक फिगर बना है, ठीक है। वैसे इंडिया में 50 लाख में बहुत ही लाविश तरीके से शादी नहीं हो सकती है, लाविश तरीके से नहीं हो सकती, लेकिन अच्छी खासी शादी हो सकती है, ठीक है। तो आपने पहले से प्लान बना के रखा हुआ था कि 50 लाख में मैं ये सारी चीज़ें खरीद लूँगा, मतलब मैं ये सारी चीज़ें कवर कर लूँगा। तो 50 लाख मैक्सिमम है जो जनरेट किया जा सकता है। चलो कर लिए। अब हुआ क्या, गाड़ी आपको पसंद आ गई, जीप, ठीक है। अब भाई जीप की तो स्टार्टिंग ही 19-20 से होती है, और जो गाड़ी पसंद आई है वो आई है 35 लाख की। 34-35 लाख की एक गाड़ी आती है, ठीक है। सो गाड़ी आपको पसंद आ गई कितने की, 35 लाख की। सीधा सीधा 50 लाख से 35 लाख तो निकल गए। समझ रहे हो, देख रहे हो विनोद कितना खर्चा हो रहा है। तो जीप में 35 लाख रुपीस तो तुम्हारे डायरेक्टली निकल गए। 50 में से बचे 15 में से फर्स्ट से 5 का तुमने गोल्ड ले लिया। 5 में अभी मैं बहुत सस्ता बोल रही हूँ, गोल्ड इतने सस्ते में आता नहीं है, बहुत ही बेसिक आएगा 5 में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तुमने बोला चलो गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, 5 लाख का ले लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया, टोटल हो गए 40। हॉल तुम्हारा बुक हुआ फॉर से 5 लाख रुपए में, ठीक है। डेकोरेशन को मिला के हॉल तुम्हारा बुक हुआ 5 लाख में। कितने हो गए बताओ। 50 लाख में से 35 लाख जीप के हो गए, 5 लाख हमारे हो गए गोल्ड के, और 5 लाख हो गए डेकोरेशन और हॉल के। अब इसके बाद बचे हमारे पास
35, 40, 45 हो गए, 5 लाख रुपए बचे। फोटोग्राफर आपके यहाँ आया 2 लाख रुपए में, केटरिंग वाला आया 3 लाख रुपए में, ठीक है। नहीं चलो थोड़ा सा कम कर देते हैं, इतना भी वो नहीं दिखाते शानो शौकत। ये हुआ है आपका 1.5 में और ये हुआ है 1.5 में, ठीक है। तो टोटल ये हो गए 3। चलो, और अब बचे आपके पास 2 लाख रुपए, उसमें आपने कर ली शॉपिंग। शॉपिंग कौन सी? लेन देन वाली, जो वो सगन वगन पे देते हैं ना सामने वाली पार्टी को, 2 वो हो गए। ओके, दोबारा से समझ लेना, मैं शुरुआत कर रही हूँ। मैंने बोला तुम्हारे घर में है एक शादी और तुम चाहते हो तुम्हारी फैमिली की ये फर्स्ट शादी है तो थोड़ी दमदार तरीके से हो, तो तुमने जहां जहां से पैसे अरेंज हो सकते थे, पूरा 50 लाख तुमने अपनी आंटी से नहीं निकाला है, ये अलग अलग जगह से इकट्ठा किया है, तो जहां जहां से इकट्ठे हो सकते थे वहां वहां से तुमने 50 लाख की फिगर इकट्ठी कर ली, ठीक है। अब ये तुम्हें पता है तुम्हारे पास मैक्सिमम है, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है कुछ भी, ये मैक्सिमम है तुम्हारे हाथ में जो आ सकते हैं। अब तुम्हें पता है इसके बियॉन्ड कुछ नहीं जाएगा, तुमने अपनी बढ़िया से लिस्ट बनाई कौन कौन से एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, ऐसे मानो मोटा मोटा सब इस लिस्ट में आ गया, ठीक है। अब हुआ ये कि जो गाड़ी तुम्हें पसंद आई, जो तुम्हें देनी है या सामने वाले ने मांगी है, जो भी है, ठीक है, वो आई जीप। अब जीप ब्रांड इज अ महंगा ब्रांड, तो 35 लाख रुपीस की तो गाड़ी आ गई डायरेक्टली। अब 35 की 50 में से माइनस कर दो, बचे कितने? 15 लाख तुम्हारे पास बचे हुए हैं इन सब चीजों के लिए। तो तुमने देखा हॉल बुक किया, डेकोरेशन के साथ 5 लाख उसमें लग गए, केटरिंग 1.5 लाख की, फोटोग्राफर 1.5 लाख का, गोल्ड ले लिया 5 लाख का, और शॉपिंग कर ली 2 लाख रुपए की, जो लेन देन वाला हिसाब किताब करना था। तो 35 + 5 40, 45 + 5 45, 45 + 3 48, 48 + 2 50। यहाँ हो गए तुम ठन ठन गोपाल। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, 50 लाख रुपए जो था पूरा का पूरा लग गया। मैंने आपको क्या बताया कि शादी किसकी हो रही है? लड़की की हो रही है, क्योंकि यूजुअली आई हैव सीन इंडिया में ना हॉल, केटरिंग, डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें ना लड़की वालों को ही बुक करनी पड़ती है। बहुत ही कम सिनारियो में डच वाला सिनारियो वो चलता है कि 50-50 कर लो, लेकिन मैक्सिमम पीपल आई हैव सीन लड़कियों वाले ही स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो लड़की की शादी हो रही है, ये सारे एक्सपेंडिचर हो गए। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, लड़की शादी पे क्या पहनती है? लड़कियां अपनी खुद की शादी पे क्या पहनती हैं? एक बहुत ही बड़ा सा फ्लैशी सा, लाइक बहुत ही ब्लिंगी सा वो पहनती हैं, लहंगा, है ना। हर दुल्हन को आपने देखा होगा, जो बेस्ट दिख रहा होता है किसी भी शादी में वो दुल्हन होती है, राइट। और हर कोई मेक श्योर करता है कि भैया उसकी ड्रेस सबसे बढ़िया हो, कोई उसके ऊपर नहीं स्टैंड आउट करना चाहिए, यही इंश्योर करते हैं हम लोग। सो वो ब्लिंगी ड्रेस कहाँ है? मतलब पूरे वो देख लो तुम, कहीं ड्रेस लिए तुम दुल्हन की? तुमने वो लहंगा लिया रेड वाला, ब्लड रेड, वो चटक वाला बिल्कुल, जिसमें दुल्हा दुल्हन बने होते हैं, हाथी घोड़े बने होते हैं, और आजकल तो बहुत ही अलग अलग कुछ कुछ डिज़ाइंस आ गए हैं। लिया तुमने वो? नहीं लिया। अब मुझे एक बात बताओ, पैसे बचे हैं तुम्हारे पास? नहीं बचे हैं, और कहीं से मिलने की उम्मीद भी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था 50 लाख मैक्सिमम है, इसके ऊपर तुम्हें एक पेनी भी नहीं मिलेगी, एक फूटी कौड़ी और नहीं मिलेगी इसके एक्स्ट्रा। पैसे तुम्हारे पास है नहीं, क्या करोगे? दुल्हन का लहंगा कहाँ से आएगा? और अगर तुम बोल रहे हो कि चलो उसको कुछ और पहना देंगे, कुछ सिंपल पहना देंगे, कुछ ये कर देंगे, कुछ वो कर देंगे, अरे तुमने हर एक चीज़ पे इतना खर्चा कर दिया, जिसकी शादी थी उसको तो कुछ बढ़िया दिलवाया ही नहीं, तो ऐसे कैसे चलेगा? दुल्हन कैसे नॉर्मल कपड़ों में आ सकती है? जब वो साथ में अपने जीप लेके आ रही है तो कैसे वो नॉर्मल कपड़ों में आ सकती है? यूजुअली ना जब हम जब कोई किसी को ऐसे गिफ्ट्स देता है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो मर्जी, तो वो ना शादी में उस चीज़ को रखवाते हैं। लाइक देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन जिसके भाई की शादी हुई थी, तो लड़की वालों ने एक गाड़ी दी थी बहुत बढ़िया सी, तो उन्होंने जहाँ पे शादी हो रही थी जिस बैंकेट हॉल में, वहाँ पे स्टार्टिंग में ही उस गाड़ी को डेकोरेट करके रखवाया हुआ था, सो दैट एवरी गेस्ट कैन सी इट कि लाइक वी आर गिविंग आवर डॉटर समथिंग बिग। तो तुमने जीप रखवा दी वहाँ पे बढ़िया,
वहाँ पे तुमने दिखा दिया कि देखो हम अपनी बेटी को 35 लाख रुपए की जीप दे रहे हैं, और अंदर जाके गेस्ट तुम्हारी बेटी को देख रहे हैं और उसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, कैसे डिसअपॉइंट होंगे वो? बोलेंगे सारा खर्चा क्या जीप पे ही कर दिया, थोड़ा सा अपनी बेटी पे भी कर देते। होता कि नहीं होता? तो यहाँ गलती कहाँ हुई? यहाँ गलती हुई कि तुमने अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझा ही नहीं। तुमने समझा ही नहीं कि तुम्हें कितना पैसा एक्चुअली लगेगा। उसके बाद तुमने चलो कहीं कहीं से अरेंज करके कोई एक फिगर अमाउंट मतलब इकट्ठा किया, लेकिन उसके बाद तुम उसे स्पेंड भी ढंग से नहीं कर पा रहे हो। या ओवर स्पेंडेड हियर। कार तुम कोई और भी ले सकते थे, बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां लाइक 20-25 में आ जाती हैं, एसयूवी वगैरह। तुम्हें चाहिए थी कि भैया चलो बड़ी थोड़ी ऐसी दिखनी चाहिए, जीप में भी अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। क्यों तुमने इतनी महंगी गाड़ी ले ली कि पूरा तुमने गाड़ी पे ही स्पेंड कर दिया? तो तुम्हें पहले तो फंड्स इकट्ठे करने ही नहीं आए ढंग से, उसके बाद तुमने जो करे कहीं कहीं से इकट्ठे, उसके बाद तुम्हें उसे मैनेज करना नहीं आया, तुमने ओवर स्पेंड कर दिया चीज़ों को, ओवर एक्सपेंडिचर हो गया तुम्हारे हाथ से, और अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा हुआ जबकि तुम्हें रिक्वायरमेंट है। कभी भी फंड्स की बात करो, हमने प्रीवियस वीडियो देखा था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का, वहां पे हमने फाइनेंशियल रिसोर्स देखा था। उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कि क्या लाइक कितनी नीड है फाइनेंस की, तो वो हम पता लगा सकते हैं कि इतने फाइनेंसेस होने चाहिए कि कभी उसकी शॉर्टेज भी ना हो और कभी वो एक्स्ट्रा भी ना रहे, हमेशा बैलेंस वे में रहना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा भी आपके लिए खतरनाक है और शॉर्टेज भी आपके लिए खतरनाक है। बट यहाँ पे तुमने क्या किया, तुम्हारे को शॉर्टेज हो गई, मतलब तुम्हें वो रिसोर्स अच्छे से इकट्ठा करना नहीं आया। यही गलती नहीं हो, इसलिए एंटरप्रेन्योर को हमेशा अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को समझना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है, ताकि एन मौके पे वो दूसरों का मुंह ना देखता रहे कि अरे भैया लहंगे के पैसे कहाँ से लाऊं भाई। सारे लोग इतना मतलब ऑब्वियसली जब आपके परिवार में शादी होती है तो आप भी बहुत एक्साइटेड होते हैं, आप भी महंगी महंगी ड्रेसेस खरीदते हैं। अब ऐसे मानो लाइक प्रीवियस मंथ में ही देयर वाज दिस कज़न, मेरे कज़न की शादी थी, तो हम सब अपने मतलब एक महीने से प्रेपरेशन कर रहे थे कि सब कुछ खरीदें, कोई साड़ी खरीद रहा है, कोई लहंगा खरीद रहा है। गेस्ट इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आए होंगे और आपकी खुद की लड़की जो दुल्हन है वो बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहन के आई होगी, तो कितना अजीब लगेगा, बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा? सो सेम चीज़ है कि आपको ये सारे तामझाम के साथ साथ हर एक चीज़ को पहले से ही दिमाग में रखना चाहिए था, और आपको पैसे भी उतने ही इकट्ठे करने चाहिए थे, जो कि आपने इस इंस्टेंस में नहीं करे। चलिए यहाँ पे आ जाइए। ये बोलते हैं Pacific Sunwear, a reputed company in California, known world over for offering high-style accessories, primarily sunglasses, shoes, swimwear, no longer has the capital to compete in the market now. एक कंपनी का नाम लिया हुआ है जो कि है Pacific Sunwear, जो कि बहुत सारे एक्सेसरीज बनाती है जैसे कि सन ग्लासेस वगैरह। ये एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है कैलिफोर्निया की, लेकिन अब इसके पास compete करने के लिए कैपिटल ही नहीं है। It said that one of the Pacific Sunwear's biggest risk was running low on capital and not meeting financial obligations. एक बहुत बड़ा रिस्क जो ये अपने साथ लेके चल रहे थे वो ये था कि ये कैपिटल प्रॉपरली नहीं मैनेज कर पा रहे थे, मतलब प्रॉपर कैपिटल इनके पास नहीं था, लो कैपिटल पे रन कर रहे थे और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को भी मीट नहीं कर पा रहे थे। Thus, right capital assessment is one such factor which is responsible for organization sustenance and success in the market in good or bad times. सही तरह से आपको अंदाज़ा लगाना कि कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको इस मार्केट में टिके रहना है। तो आपकी सक्सेस, आपकी फेलियर अगेन डिपेंड करती है इस पर्टिकुलर चीज़ पे कि क्या आप टाइम से अच्छे से अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर पा रहे हैं एंड एट द सेम टाइम क्या आप उतना अरेंज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं कि हमने कैटेगराइजेशन किया है, क्या किया है वो पढ़ते हैं यहाँ पे। क्या सेग्रीगेशन है देख लेते हैं। इट सेज द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। दो मेन कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, सेकंड है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। आई होप आपको इनका मतलब पता है, नहीं पता है तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, फटाफट समझ लीजिए। देखिए
अभी जिस लड़की की हम शादी करा रहे थे ना यहाँ पे, उसी का एग्जाम्पल पिक करते हैं। अब शादी हो गई है इसकी, कैसे कैसे करके अरेंज करके कहीं ना कहीं से इसने अपने दूल्हे को बोल दिया था कि भाई मेरे पास लहंगे के लिए पैसे नहीं है, तो देख ले, तो मैं शादी पोस्टपोन कर दूंगी। दूल्हे ने बोला चल वो मैं दिलवा देता हूँ। तो समवट काम चल गया इन लोगों का। अब शादी हो गई मस्त। अब दूल्हा दुल्हन ने डिसाइड किया है कि हम रहेंगे एक अलग घर में। हम रहेंगे क्या? एक अलग घर में। चलो भैया, अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात है, मेरे को नहीं पता कैसी बात है, लेकिन इन दोनों ने डिसाइड किया है, तो ये अलग घर में रहने के बारे में सोच रहे हैं। अब जब ये अलग घर में रहेंगे तो इनको अपने घर के लिए कुछ सामान लेना पड़ेगा। मानते हैं? बिल्कुल लेना पड़ेगा, ऐसे कैसे रहोगे बिना सामान के। तो सामान में सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले लेंगे बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, इसके अलावा और क्या ले सकते हैं? बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज मतलब, माइक्रोवेव, ठीक है। और कुछ भी याद आए तो वो सारी चीज़ें लेंगे। एंड द सेम टाइम ये लोग ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं करेंगे इस मंथ की। डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। रेंट नहीं पे करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं पे करेंगे। करेंगे ना? क्या समझ रहे हो आप यहाँ तक? अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया होगा आपको। रुको मैं समझाती हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि जब ये जिसकी शादी हुई थी वो लड़की, वो अपने पति के साथ एक घर में अकेले रहना शुरू करेगी। नया नया इन्होंने घर लिया है, मतलब खुद का नहीं है, रेंट पे लिया है, ठीक है। तो किसी और का घर है जिसमें ये दोनों रहने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने लिया बेड, ठीक है, फिर लिया सोफा, फिर लिया टीवी, फिर लिया फ्रिज, फिर लिया माइक्रोवेव। तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ भारी खर्चे कर दिए। इस बार लड़के ने किया, उसने बोला यार शादी पे तुम लोगों का काफ़ी खर्चा हो गया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा शर्मसार होते हुए तुम्हें सारी चीज़ें दिलवा देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लड़के ने दिलवा दी। अब उसके बाद ग्रॉसरी शॉपिंग भी होगी इस महीने में। कुछ खाएंगे पिएंगे का नहीं करेंगे। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली दूध वगैरह, चाय वगैरह पिएंगे, कॉफ़ी वगैरह पिएंगे, कुछ ना कुछ होगा ना। उसके बाद बस रेंट पे करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनका खुद का घर नहीं है, इन्होंने रेंट पे लिया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है, वाटर पे बिल पे करना पड़ता है, मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं कॉलोनीज़ वगैरह में। सो ऐसे में ऐसे कुछ खर्चे ये दूल्हा दुल्हन को करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इन खर्चों को थोड़ा सा तसल्ली से देखो, थोड़ा सा, ठीक है, मैं अभी यहाँ से ये डिलीट कर रही हूँ, थोड़ा सा अगर आप इन खर्चों को तसल्ली से देखें तो ये वाले खर्चे जो हैं ये थोड़े हेवी नेचर के होंगे। मानते हो कि नहीं? ये थोड़े हेवी नेचर के होंगे। बेड यार सस्ता नहीं आता, बहुत महंगा आता है। सोफा अगर अच्छा वाला ले रहे हो महंगा आएगा। टीवी आजकल तो बहुत बड़े बड़े अजीब से आने लगे हैं, तो अगेन महंगे आएंगे। वॉशिंग मशीन 40-50 से नीचे तो ऑटोमेटिक आती नहीं है। फ्रिज ऑब्वियसली हर किसी को डबल डोर फ्रिज चाहिए होता है, आजकल सिंगल डोर वाले तो आउटडेटेड हो गए हैं, है ना। माइक्रोवेव ये भी अगेन आपको अच्छे से अच्छा चाहिए, है ना। 15-20 से नीचे तो ये भी नहीं आएगा अच्छे वाला। सो ऐसे सिनेरियो में ये थोड़े आपके हो गए हैवी खर्चे। ऑन द अदर साइड जब ग्रॉसरी शॉपिंग की बात करें, नॉमिनल चार्जेस लगते हैं इसमें, डेयरी प्रोडक्ट्स में अलग लगते हैं, रेंट में अलग, तो ये थोड़े आपके होंगे क्या, नॉट सो हैवी खर्चे, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आपको नोटिस करनी है वो ये करनी है कि ये वाला जो सामान है ना, ये आप वन टाइम परचेज करोगे, लेकिन चलेगा ये
लंबा। अब ये थोड़ी ना, अगर टीवी हमने खरीदा और नेक्स्ट मंथ हम बोल रहे चलो दूसरा टीवी खरीदते हैं, हमने सोफा खरीदा नेक्स्ट महीने हम बोल रहे चलो दूसरा सोफा खरीदते हैं, ऐसे कोई बेवकूफ़ी करेगा। तो ये एक टाइम परचेज किए जाते हैं लेकिन लंबे समय के लिए चलते हैं। ऑन द अदर साइड व्हेन इट कम्स टू दीज आइटम्स, ग्रॉसरीज एक महीने खरीदोगे, एक महीने की खरीद के आए हो, एक ही महीना चलेंगे, बरसों तो नहीं चल जाएगी। डेयरी प्रोडक्ट्स ये तो लाइक हफ्ते 2 हफ्ते में ख़राब हो जाते हैं, तो ये उतने टाइम पीरियड पे ही चलेंगे, 2 3 साल नहीं चलेंगे ना ये। रेंट आप 2 सालों का नहीं दोगे ना, 1 महीने का दिया आपने। इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 महीने का पे करोगे ना। तो ये ऐसे खर्चे हैं जो कि वन टाइम वाले नहीं हैं, ये रेकरिंग नेचर के खर्चे, मतलब बार बार होने वाले हैं। मतलब नॉर्मल ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए, मतलब नॉर्मल आपके एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे होते हैं वो हैं ये आपके। तो ये रेकरिंग नेचर के, हर महीने, हर 2 महीने, हर क्वार्टर के बाद आ जाएंगे, वेरएज ये वन टाइम वाले हैं, इसलिए ये हैवी नेचर के। और अगेन एक और चीज़ है यहाँ पे, इन फैसलों को आप बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते। लाइक यू कांट बी लाइक इस महीने तुमने बेड खरीदा, अगले महीने तुम बोले नहीं पुराने वाला बेड निकाल के हम नया वाला बेड खरीद लेते हैं। पुराने वाला बेड का करोगे क्या? लेकिन ऑन द अदर साइड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें आप कर सकते हो कि हाँ ये वाला नहीं तो दूसरे वाला ले लो, इसको वापस करके दूसरे वाला वो करवा लो, ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वंस टेकन कांट बी रिवर्स, वेरस ये रिवर्स कर सकते हैं। ये इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, हैवी नेचर के होते हैं, वन टाइम पेमेंट के साथ होते हैं, बट हैवी नेचर के होते हैं। ये नॉट सो हैवी नेचर के होते हैं लेकिन रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार आते रहेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाले जो है हमारे हैवी नेचर वाले, ये इसके लिए जो पैसा रिक्वायर्ड होगा वो कहलाई जाएगी हमारी फिक्स्ड कैपिटल, वेयरएज इसके लिए जो पैसा रिक्वायर्ड होगा वो हमारी कहलाई जाएगी क्या? वर्किंग कैपिटल। अभी यही सेम एग्जाम्पल हम फिट कर देते हैं बिजनेस में, दुल्हा दुल्हन की जगह कर देते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में मशीनरी खरीदनी पड़ती है, उसको अपने उसमें बिल्डिंग खरीदनी पड़ती है, प्लांट मतलब पूरा प्लांट सेटअप करना पड़ता है, फर्नीचर खरीदने पड़ते हैं, तो ये सारे उसके होते हैं हैवी नेचर के एक्सपेंडिचर्स। उसके बाद उसको रॉ मटेरियल्स परचेज करने पड़ते हैं, अपने यहाँ पे वेजेस देनी पड़ती हैं, तो ये सारे उसके हो जाते हैं वर्किंग कैपिटल वाले ये सारे एक्सपेंडिचर्स। मतलब इसके लिए जो पैसा जुगाड़ के वो रखेगा वो वर्किंग कैपिटल पैसा कहलाया जाएगा, वैसे इसके लिए जो पैसा जुगाड़ेगा वो क्या कहलाया जाएगा? फिक्स्ड कैपिटल कहलाया जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई? फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि आपके बिजनेस में लंबे समय के लिए लगा रहता है। ये सारी चीजें आपके यहाँ पे लंबे समय के लिए लगी रहेंगी, वेयरएज ये जो होता है वर्किंग कैपिटल ये थोड़ा सा फास्ट मूविंग वाला होता है। अंडरस्टूड? चलिए आ जाए यहाँ पे। अच्छा, डे बिफोर येस्टरडे आई गॉट एन इंस्टाग्राम मैसेज कि मैम क्या मैं इनफॉर्मल एग्जाम्पल्स अपने आंसर शीट में लिख सकता हूँ क्या? लाइक व्हेन आई गिव दुल्हा दुल्हन का एग्जाम्पल, ये थोड़ा इनफॉर्मल नेचर का हो गया, राइट? तो बेटा समझो, आप लिख तो सकते हो बट आपके जो नोटबुक है वो कौन चेक कर रहा है, क्या वो उससे रिलेट कर पा रहा है? ये बहुत सारा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि ये मैं आपको समझाने के लिए थोड़े से इनफॉर्मल एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। अब वही शादी तो हर किसी के घर में होती है, आपने देखी होगी कभी ना कभी, तो आप एकदम से फट से रिलेट कर पाओगे उस एग्जाम्पल से, पर रिलेट करके आपको अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट समझनी थी और उस कॉन्सेप्ट को आपको सामने वाले इंसान को अपने पेपर आंसर शीट के थ्रू समझाना है। तो दैट विल बी प्रेफरेबल कि अगर आप फॉर्मल एग्जाम्पल्स को इस्तेमाल करोगे, बिकॉज यू नेवर नो सामने चेक करने वाला जो बैठा है वो किस तरह से आपकी चीज़ों को लेने वाला है। तो सेफ साइड पे प्ले करते हुए हम फॉर्मल एग्जाम्पल्स ही लिखेंगे। ठीक है, तो इनफॉर्मल एग्जाम्पल अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे पास बिल्कुल फॉर्मल एग्जाम्पल में कुछ नहीं आ रहा हो दिमाग में तो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज मत करना। और इनफॉर्मल भी अगर तुम करोगे तो जैसे मैंने लास्ट में बोला ना कि इसकी जगह कंपनी को इमेजिन कर लो, कंपनी के यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर होगा, ये होगा, वैसे एक कंक्लूडिंग लाइन लिख देना ताकि वो और रिलेटेबल लगे। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। ओके, सो इट सेज fixed capital is the funds required for acquisition of those assets that are to be used over and over for a long period. Fixed assets basically, fixed capital sorry,
उन असेट्स में पैसा लगाना होता है जो कि आपके बिजनेस में परमानेंटली रहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमने लैंड खरीदी अपने बिजनेस के लिए, उस पर बिल्डिंग बनाई, मशीनरी परचेज कर ली। अब ये चीजें क्या यूं होंगी कि आज है कल नहीं है या परसों नहीं है? ऑब्वियसली नहीं। ये चीज आपके साथ पता नहीं सालों साल चलेगी, पता नहीं कितने टाइम तक आपके ऑफिस का बिल्डिंग वहीं पे ही बना रहेगा जहां पे आपने लैंड परचेज की थी। आपकी बिल्डिंग वही की वही रहेगी जो आपने बनाई थी। आपकी मशीनरी अगर सही चल रही है तो वही की वही रहेगी। तो ये वो चीजें होती हैं, वो असेट्स होते हैं जो कि बहुत लंबे समय के लिए आपके बिजनेस में चलते हैं। तो इनके ऊपर जो पैसा स्पेंड किया जाता है वो आपका फिक्स्ड कैपिटल कहलाया जाता है। The capital which is required for meeting the permanent or long-term needs of the business is referred as fixed capital. वो कैपिटल जो कि आपके बिजनेस में परमानेंटली लगा होता है और लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए होता है, उसे हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। It is that part of total capital of an enterprise which is invested for the purchase of fixed assets like land and building, plant and machinery, etc. ये वो पार्ट होता है टोटल कैपिटल का। ऑब्वियसली जो बिजनेस की कैपिटल होती है वो टोटल कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल का हिस्सा होता है, ऐसे मानिए। तो ये हो गई आपकी टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल में ये हो गया आपका फिक्स्ड कैपिटल। और फिक्स्ड कैपिटल कौन सा पैसा हुआ? जो कि आपके एंटरप्राइज में लंबे समय के लिए लगा होने वाला है। जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल के कुछ फीचर्स, मतलब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल एग्जिबिट्स फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके हम जानते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट वन, ये बोलते हैं नॉट इजी टू excuse me, not easy to withdraw this capital from the business as it's more like a permanent capital. अब आप इमेजिन करो, मैंने एक घर खरीदा है, ठीक है, प्रॉपर पैसे देके, लाइक पूरे पैसे पे कर दिए। अब मैंने ये खरीद लिया। अब अगले दिन जब मैं सो के उठी, मुझे लगा नहीं यार ये तो गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मैंने एक घर खरीदा है फॉर से 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए आई पेड, ठीक है। और उसके बाद अगले दिन जब मैं सो के उठी तो मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार ये तो गलत डिसीजन ले लिया, यहाँ पे घर नहीं खरीदना चाहिए था, कहीं और खरीदना चाहिए था, तो पैसे वापस चाहिए मुझे। चलो मैंने सोच लिया, बट क्या मेरे सोचने से हो जाएगा? मैंने बोला चलो ये मैं घर आगे किसी को बेच देती हूँ, क्या मुझे ऐसे ही हैंड टू हैंड बायर मिल जाएगा उस घर का? द आंसर इज नो। तो एक बार अगर फिक्स्ड कैपिटल लग जाती है फिक्स असेट्स में, तो उसके बाद उसे विदड्रॉ करना ना आफत की बात होती है। सो इट्स नॉट एट ऑल इजी टू विदड्रॉ योर कैपिटल फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि ये परमानेंट कैपिटल होती है। फिर ये बोलते हैं जनरली प्रोक्योर्ड थ्रू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज। भैया मुझे घर खरीदना है, मुझे पता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए रहेगा। अब 1 करोड़ रुपए क्या मैं अपनी नॉर्मल सैलरी के साथ ऐसे ही 1-2 महीने में इकट्ठा कर सकती हूँ? आंसर इज नो। मुझे ओवर द टाइम इकट्ठा करना पड़ेगा, बहुत लंबे ड्यूरेशन में इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं लोन कैसा लूंगी? 1-2 साल का लूंगी या 1-2 महीने का लूंगी? आंसर इज नो। लोन मैं लूंगी 20 साल का, 30 साल का। जितने भी लोग ये जो अपना घर खरीदते हैं लोन के थ्रू, वो यूजुअली 20 साल 30 साल का लोन लेते हैं। हर महीने 10,000 5,000 उनकी सैलरी से कटता रहता है और इस तरह से लोन का अमाउंट भी पे होता रहता है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि आप यूजुअली जो अपने फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा भी फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज से करते हैं। जैसे कि 15 साल का लोन ले लेना, 18 साल के लिए डिबेंचर्स इशू कर देना, ऐसा। Then I invested in procuring fixed assets. जो फिक्स्ड कैपिटल होता है ना वो यूजुअली आप इन्वेस्ट करते हो किसमें? फिक्स्ड असेट्स में। ऐसे असेट्स जो कि लंबे समय के लिए आपके बिजनेस में रहते हैं। फॉर्म्स द बेसिस फॉर इनकम जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक मशीन परचेज की, उससे तुम 100 पीसेस बना पा रहे हो। अब तुमने दूसरी मशीन परचेज कर ली, उससे तुम 100 और बना पा रहे हो। अब तुमने तीसरी मशीन परचेज कर ली, अब तुम 100 और बना पा रहे हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तुमने एक मशीन परचेज की, पहले 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, दूसरी मशीन परचेज की 100 यूनिट्स इससे होने लग गए, तीसरी यूनिट परचेज की 100 यूनिट इससे हो गए। अब तुम ये जो मशीन परचेज कर रहे हो ये क्या है? फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट है।
और ये फिक्स असेट तुमने जिस पैसे से खरीदा है उसको क्या बोला जाएगा? फिक्स कैपिटल बोला जाएगा। फिक्स असेट, फिक्स कैपिटल, बहुत सारे वर्ड्स फिक्स फिक्स से शुरू हो रहे हैं, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है वो पैसा जो कि फिक्स असेट्स खरीदने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, और फिक्स असेट्स बोले तो वो असेट्स जो आपके बिजनेस में लंबे समय के लिए रहते हैं। सो ऐसे में 100 तुम्हारी पहले प्रोडक्शन हो रही थी 100 यूनिट्स की, फिर होने लगी 200 यूनिट्स की, फिर होने लगी 300 यूनिट की। तो बेसिकली फिक्स असेट्स आपको कैपेबल बनाते हैं और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। तो अल्टीमेटली हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं फिक्स्ड कैपिटल से हम अपनी इनकम जनरेशन वाली कैपेसिटी को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं या इंक्रीज करते हैं, बोल सकते हैं। ओके, सो ये हो गए सारे फीचर्स हमारे किसके? फिक्स्ड कैपिटल के। Then they say the assessment of fixed capital requirement for a business can be made by preparing a list of fixed assets required. आप अपने fixed capital requirement को, जो कि ये particular topic ही है कि आप अपनी requirement को कैसे estimate करेंगे, तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने fixed capital requirement को estimate करें तो उसके लिए आपको पहले एक बढ़िया सी लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें आप अपने सारे फिक्स असेट्स को लिखेंगे जो जो आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए वो दूल्हा दुल्हन थे, वो अपने घर के लिए पूरी वो कर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, बेड वेड खरीद के आ रहे थे और भी 10 चीज़ें खरीद के आ रहे थे। तो उन्होंने पहले घर में लिस्ट बनाई होगी ना कि हमें बेड लेना है, हमें फर्नीचर लेना है, माइक्रोवेव लेना है, रेफ्रिजरेटर लेना है, वॉशिंग मशीन लेनी है, टीवी लेना है। पहले लिस्ट बनाई होगी ना, फिर मार्केट में गए होंगे ना, और इस लिस्ट से मोटा मोटा उसे अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कितना पैसा रिक्वायर्ड होगा। टीवी ऑन एन एवरेज आज की डेट में कितने में आता है, फ्रिज ऑन एन एवरेज कितने रुपीज़ में आता है, बेड कितने में आता है, फर्नीचर कितने में आता है, बाकी वाला थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। तो एस्टिमेट ही तो लगाना, ये थोड़ी ना बोल रहा है कि बिल्कुल आपको एकदम पेन डाउन करना है कि इतना अमाउंट ही चाहिए होगा, नहीं। यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट एस्टिमेशन, एस्टिमेट करना है आपको। So at the same time an entrepreneur should keep in mind the following factors. ये बोल रहे हैं कि जब आप एस्टिमेट करते हो अपने फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को, तो आपको कुछ फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखना पड़ता है, कुछ फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना पड़ता है। वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे मेंशन है, एक एक करके सारे पढ़े। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ हिज और हर बिजनेस। देखिए अब ये हम समझते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से। ओके, देखो अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है? सामान को कहीं से लाना है और कहीं पे बेचना है, राइट? तो ऐसे में तुम्हें क्या मशीनरी या फिर बिल्डिंग और ये सब खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी? आंसर है नहीं। तो क्या तुम्हें यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल क्यों लगती है? फिक्स असेट्स खरीदने के लिए। फिक्स असेट्स तो ट्रेडिंग में ज़्यादा खरीदे नहीं जाते हैं, तो क्यों हम अरेंज करेंगे फिक्स्ड कैपिटल को? लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, तो भैया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो आपको लगाना पड़ेगा पूरा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, फर्नीचर वो करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, सारे फिक्स असेट्स पे बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है। तो मतलब फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ट्रेडिंग में हम बोल सकते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, वेयर एज मैन्युफैक्चरिंग में फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज़्यादा होगी। सर्विसेज में अगेन ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप यूजुअली सर्विसेज जब दे रहे होते हैं तो उसमें मैन पावर इस्तेमाल होती है, ना कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स या फिर बहुत ज़्यादा वो लगते हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। मीडियम टाइप मान सकते हैं हम। साइज ऑफ द बिजनेस। अब भैया एक बात बताओ, तुम्हारा घर छोटा है तो तुम सोफ़ा भी छोटा लाओगे, तुम्हारा घर छोटा है तो तुम फ्रिज भी छोटा लाओगे, तुम्हारा घर छोटा है तो तुम बेड भी छोटा लाओगे और वॉशिंग मशीन भी छोटी लाओगे। जब हम छोटे छोटे कॉम्पैक्ट चीज़ें लेते हैं तो वो हमें सस्ती पड़ती है इन कंपैरिजन टू बड़ी चीज़ें। तुम डबल डोर वाला अगर फ्रिज लेते हो, या फिर वो डबल डोर वाले आजकल ऐसे भी आते हैं, पहले वो डबल डोर का मतलब होता था ऊपर और नीचे अलग होना, लेकिन अब डबल डोर बिल्कुल ऐसे अलमीरा की तरह खुलते हैं, बहुत ही वाहियात लगते हैं वो फ्रिज मुझे, बट देन ऐसे भी आने लगे हैं जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, दे कैन परचेज दैट वो, जबकि अंदर कैपेसिटी दोनों की सेम ही होती है ऑलमोस्ट, ऐसा माना जाए तो। बट एनीवेज, डबल डोर वाले ज़्यादा महंगे आएंगे या सिंगल डोर वाला ज़्यादा महंगा आएगा? छोटू सा आंसर है सिंगल डोर वाला सस्ता आएगा इन कंपैरिजन टू डबल डोर वाला।
तो ऐसे में जब छोटे छोटे चीज़ें आप लेने होंगी तो आपका फिक्स्ड कैपिटल भी कम लगेगा, क्योंकि आपके फिक्स एसेट्स कंपैरेटिवली सस्ते दाम पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका घर छोटा है। वहीं पे आप एक बहुत बड़ा सा घर ले लेते हो, तो ऐसे बड़े घर में आप छोटी छोटी आइटम थोड़ी ना रखोगे। आप बेड भी बड़ा रखोगे, आप सोफ़ा भी बड़ा रखोगे, आप फ्रिज भी बड़ा रखोगे, माइक्रोवेव भी बड़े वाला लोगे। आप सारी चीज़ें बड़ी लोगे तो पैसा भी तो तुम्हें बड़ा ही स्पेंड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो स्मॉल एंटरप्राइज है तो वहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है, बड़ी एंटरप्राइज है तो वहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट है टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन। भाई देखो, अगर तो तुम यहाँ पे काम करा रहे हो अपनी फैक्ट्री में लोगों से हाथ से बनवा के, मतलब बहुत सारे लोग तुम्हारे यहाँ पे काम कर रहे हैं लेकिन हाथ से काम कर रहे हैं, ऐसी फैक्ट्री को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला जाता है? लेबर इंटेंसिव फैक्ट्री। मतलब जहाँ पे लेबर अपने हाथ से काम कर रही होती है, ज़्यादा मेहनत लेबर की हाथ से लग रही होती है, तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री बोली जाएगी इसे। अब ऐसी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में यूजुअली हम मशीन्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाली नहीं खरीदते, बहुत बेसिक वाली रहती है, ज़्यादातर काम लेबर का होता है। तो अगर हम मशीन बहुत ज़्यादा लाइक बड़ी या फिर कॉम्प्लेक्स वाली नहीं खरीद रहे तो हमारा पैसा बच रहा है। हमारा पैसा बच रहा है मतलब हमारी फिक्स कैपिटल कम लग रही है। फिक्स कैपिटल कम लग रही है मतलब यहाँ पे हम अगर असेस करें तो हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री क्या होगी? कम आएगी। वहीं पे अगर हम एक ऐसी फैक्ट्री खोल लेते हैं जहाँ पे मशीन्स ही मशीन्स है, अब भाई मशीन्स फ्री में तो आती नहीं है। ऐसे आप वैसे बोल सकते हो कि लेबर भी तो फ्री में नहीं आती, बट लेबर फ्री में नहीं आती, लेबर को जाता क्या है? पैसा वेजेस के रूप में जाता है। क्या वेजेस फिक्स कैपिटल में आते हैं? आंसर है नहीं, वेजेस आते हैं आपके वर्किंग कैपिटल में। तो ऐसे सिनेरियो में अगर आप इनको कंटिन्यूसली पे भी कर रहे हो वेजेस, वो भी आपको सस्ते नहीं पड़ रहे, तब भी उनके ऊपर जो स्पेंड किया जा रहा है वो फिक्स कैपिटल का हिस्सा नहीं है, वो वर्किंग कैपिटल का हिस्सा है। वेरएज अगर आप कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री की बात करते हो तो यहाँ पे तो मशीन्स लगानी पड़ती हैं बड़ी बड़ी, और जब आप बड़ी बड़ी मशीन्स लगाते हो तो आपको पैसे भी तो स्पेंड करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे आपका फिक्स्ड कैपिटल क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। सो टेक्नोलॉजी की बेसिस पे बोला जाए तो कैपिटल इंटेंसिव में फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगता है, लेबर इंटेंसिव में फिक्स्ड कैपिटल कम लगता है। Range of production. If more diversified products are manufactured, more is the fixed capital requirement in comparison to those who deal in single products. देखो, मैंने एक इंडस्ट्री खोली जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं बिस्किट्स बना रही हूँ, बिस्कुट बना रही हूँ, ठीक है। ऑन द अदर साइड मैंने एक ऐसी इंडस्ट्री खोली जिसमें मैं बिस्किट बना रही हूँ, कुकीज़ बना रही हूँ, चॉकलेट्स बना रही हूँ, वेफर्स बना रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक बना रही हूँ और भी कुछ बना रही हूँ, ठीक है। तो अब एक इंडस्ट्री में मैं इतना सारा सामान बना रही हूँ, सबको बनाने के लिए अलग अलग टूल्स लगेंगे, उन टूल्स को खरीदने के लिए पैसा लगेगा, मतलब फिक्स कैपिटल मेरा यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहा है। वहीं पे अगर मैं सिर्फ बिस्किट्स बना रही हूँ, एक ही मशीन से काम चल जाएगा, बार बार मशीन्स नहीं खरीदनी पड़ेंगी, तो यहाँ पे मेरा फिक्स कैपिटल क्या होगा? कम लगेगा। समझ रहे हैं बात? Type of product to be manufactured. If it may range from being simple to a highly complicated machinery. मान लीजिए आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर से कैंडल बनाने में क्या होता है? वैक्स लेके आओ, थोड़ा सा कलर लेके आओ, ज़्यादा आपको फैंसी दिखानी है स्पार्कल ऐड कर दो, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दो, मतलब अलग अलग खुशबू वाला, और कैंडल बन जाती है। कितना सिंपल है। हर अगला इंसान आजकल कैंडल मेकिंग का बिजनेस कर रहा है, इंस्टाग्राम खोल के देखो तो स्मॉल बिजनेस ऑनर्स जो अपने वीडियोस डालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल वो है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल होती है उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती, वहाँ पे फिक्स कैपिटल भी उतना नहीं लगता। ऑन द अदर साइड कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको बनाने में ही अलग अलग टाइप की मशीन लगती है, अलग अलग टाइप के इनपुट्स लगते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में उसका फिक्स कैपिटल भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा रहेगा। Method of acquisition of fixed assets. The option of buying a fixed assets demand more capital in comparison to acquiring this and that. Okay, देखिए, जैसे अब मैं आपको बात बताऊं, फर्स्ट है माई चाचू इज अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। मेरे चाचू कौन है? एक कॉन्ट्रैक्टर है। क्या करते हैं वो? जैसे ये टेलीफोन कंपनीज की जो वो वायरिंग होती है ना, जो अर्थ के नीचे करते हैं, वो करने का काम करते हैं। तो उनको ना जेसीबी लगता है कभी कभी। जेसीबी समझते हैं ना? वो
समझते ही होंगे, इतने मीम्स आ चुके हैं जेसीबी पे आज की डेट में कि हर बंदे को पता है जेसीबी क्या होता है। सो जेसीबी उनको कभी कभी लगता है, अब हमेशा नहीं लगता है, तो इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है कि उसको खरीद ले, लेकिन एट द सेम टाइम लगता भी है, इस्तेमाल भी होता है। तो उनके ना कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पास जेसीबी है, तो जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो उनसे ले लेते हैं, हर दिन का उनको खर्चा दे देते हैं। फॉर से 5,000 रुपये 10,000 रुपये हर दिन का जेसीबी सामने वाले का इस्तेमाल करके वो कर देते हैं। तो ये यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फिक्स असेट्स को किस तरह से एक्वायर कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका फिक्स कैपिटल कैसा होगा। अगर मान लीजिए आप फिक्स असेट खरीद रहे हैं तो फिक्स्ड कैपिटल आपका क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर आप फिक्स असेट्स को सिर्फ लीज पे ले रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं, तो मतलब आपने खरीदा नहीं, पैसे तो आपको खरीदने के लिए चाहिए थे ना, रेंट तो आपका वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। सो कहने का मतलब है फिक्स असेट्स अगर आप खरीद रहे हैं तो आपका बहुत सारा पैसा जाने वाला है। फिक्स असेट्स अगर आप खरीद नहीं रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं, तो आपका फिक्स कैपिटल उतना नहीं लगने वाला है। आया समझ में? अब एक बार मैं दोबारा से बता दूं आपको। चलिए, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस में क्या, ट्रेडिंग में फिक्स कैपिटल क्या होगा, कम लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, ज्यादा लगेगा। स्मॉल बिजनेस है तो कितना लगेगा, कम लगेगा। लार्ज बिजनेस है तो कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा। टेक्नोलॉजी अगर लेबर इंटेंसिव है तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा। कैपिटल इंटेंसिव है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल कम लगेगा। सिंपल है बनाना प्रोडक्ट तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड है तो ज़्यादा लगेगा। लीज पे ले रहे हो तो कम लगेगा, खुद खरीद रहे हो तो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे वेरी करती है डिफरेंट सिनेरियोज में। अब देखो, हमने ये 3-4 चीज़ें तो पढ़ ली इसके बारे में। नाउ लेट्स सी कि अरेंज कैसे करें हम, मतलब हमें फिक्स कैपिटल अरेंज करना है तो वो कौन कौन से ज़रिए हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम फिक्स कैपिटल को रेज कर सकते हैं। तो एक एक करके ये सारे रीड कर लेते हैं यहाँ पे। Okay, so arrangement में they say the fixed capital requirement should be correctly assessed and financed carefully for the smooth running of the enterprise. मान लीजिए आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट थी 10 साल के लिए और आपने गलती से लोन ले लिया 2 साल का, तो 2 साल बाद आपकी बुरी हालत हो जाएगी क्योंकि आपको लोन रिपे करना पड़ेगा। बैंक वाले आगे के लिए आपको वो एक्सटेंड करके नहीं देंगे और आपको पता नहीं होगा कि उस टाइम पे करना क्या है। इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक तो सही से एस्टिमेट करना कि मुझे कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होगा, और वो टाइम ड्यूरेशन के लिए मैं किस सोर्स से अपना पैसा रेज कर सकता हूँ, और वहाँ उस सोर्स को जाके एग्जैक्टली सेम बताना कि मैं इतने टाइम ड्यूरेशन बाद तुम्हें पे ऑफ करूँगा वापस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसी से स्मूथ फंक्शनिंग होती है किसी भी बिजनेस की। जैसे दीज नीड्स आर जनरली फाइनेंस फ्रॉम परमानेंट सोर्सेज। ये जो नीड्स होते हैं ये यूजुअली परमानेंट सोर्सेज से फाइनेंस करवाई जाती हैं जो कि लंबे समय के लिए होते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट है जैसे इशू ऑफ शेयर्स। अब भाई मेरी कंपनी है, मैंने शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है, आपने खरीद लिए। अब क्या आप उस पैसे को मुझसे वापस मांगेंगे? अगर आपको चाहिए आपका पैसा वापस, आप उस शेयर को किसी और को बेच देंगे। सिंपल सी बात है ना, कंपनी के पास थोड़ी ना जाएंगे कि लाओ मेरे को मेरे शेयर का पैसा वापस करो, ऑब्वियसली नहीं। तो शेयर्स में एक बार कोई इंसान इन्वेस्ट कर देता है तो वो परमानेंट इन्वेस्टमेंट हो जाती है कंपनी के लिए, फिर वो उसे रिपे नहीं करते बैठते हैं अनलेस एंड अनटिल कंपनी वाइंडिंग अप के लिए नहीं जाती है। तो और वाइंडिंग अप में भी कोई गारंटी नहीं होती कि पैसा तुम्हें वापस मिलेगा, अगर बचेगा तो तुम्हें मिल जाएगा, जो कि यूजुअली बचता नहीं है। फिर आ जाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स भी यूजुअली लोग क्या करते हैं, बहुत बहुत सालों के लिए इशू करते हैं, तो ऐसे में ये भी लॉन्ग टर्म के लिए आपको कैपिटल दिलवाने का काम कर देता है। इनवाइटिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, ये भी लंबे समय के लिए होता है। पब्लिक को डिपॉजिट्स मतलब पब्लिक को बोलना कि हमारे डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करो। द एम्प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब जो हमने पुराने प्रॉफिट्स कमाए हैं, जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, उनको इन्वेस्ट कर देना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे डिबेंचर्स हम नॉर्मल लोगों को इशू कर रहे हैं, डिपॉजिट्स हम नॉर्मल लोगों को इशू कर रहे हैं, वैसे ही बैंक से हम लोन ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं एक्चुअली टू बी प्रिसाइज। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल के बारे में, जो कि है वर्किंग कैपिटल। इफ़ यू रिमेंबर, ये दुल्हा दुल्हन वाला एग्जाम्पल, अगर वो अभी तक है यहाँ पे, डिलीट नहीं हुआ है, हो चुका है, सो
कांट शो, चलिए एनीवेज नहीं है। सो दूल्हा दुल्हन वाले एग्जाम्पल में ये जो फिक्स्ड कैपिटल वाली चीज़ थी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी दिस वर्किंग कैपिटल वाली चीज़। अब भाई देखो, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो तुम्हारे डे टू डे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होंगे, डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड होंगे कि नहीं होंगे। कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो बार बार तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे, जैसे तुम्हारा रेंट हर महीने तुम्हें पे करना ही है, नो मैटर व्हाट, राइट। जो तुम्हें रॉ मटेरियल खरीदने हैं हर महीने तुम्हें खरीदने ही है, नो मैटर व्हाट। सैलरीज पे करनी है, वेजेस पे करनी है, पे करनी ही पड़ेंगे, तुम्हारी इसमें कोई इच्छा नहीं चलेगी। तो ऐसे रेकरिंग नेचर के जो एक्सपेंसेस आपके होते हैं उनको पूरा करने के लिए अलग टाइप की कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। अब आप मुझे बताओ, आपको इस महीने का रेंट पे करना है या इस महीने की वेजेस पे करनी है, क्या आप 10 साल का लोन ले लोगे? आंसर है नहीं। आप उसके लिए फिर लोन लोगे छोटा सा, अगर आपके पास पैसे नहीं है। कितना? 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, ऐसा लोन लोगे ना। सो यहाँ पे फंडिंग करने का भी अलग तरीका होता है, बट उस पर अपन बाद में आएंगे। पहले वर्किंग कैपिटल में बोल क्या रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ये बोल रहे हैं वर्किंग कैपिटल इज डिस्क्रिप्टिव ऑफ दैट कैपिटल विच इज नॉट फिक्स्ड। ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल वो है, जैसे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी है तुमने? नहीं, प्राइवेट कंपनी की नहीं, पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बोलती है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट नहीं होती। तो ये वैसे ही वर्किंग कैपिटल को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हुए बोल रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि फिक्स कैपिटल नहीं होता। वाव, मतलब किसी इंसान को अगर फिक्स कैपिटल के बारे में नहीं पता है तो वर्किंग कैपिटल समझ ही नहीं पाएगा, इन शॉर्ट। क्योंकि वो पैसा जो कि फिक्स्ड कैपिटल के रूप में नहीं इस्तेमाल होता उसको हम वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। थोड़ा और अच्छे से समझे तो ये बोलते हैं बट द मोर कॉमन यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल इज टू कंसिडर एट इट एज द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू ऑफ द करंट एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटीज। अच्छा, वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का ना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। और वहीं पे अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकाला है तो सारे करंट एसेट्स को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। पर अभी इसको करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। अभी CA माइनस CL इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज नीडेड फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग और करंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइजेस एंड फॉर मीटिंग आउट डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। वर्किंग कैपिटल वो पार्ट होता है कैपिटल का जो कि रिक्वायर्ड होता है वर्किंग या फिर करंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज से जो रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना उनको पूरा करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। एंड फॉर मीटिंग आउट डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए जो पैसा हम स्पेंड करते हैं उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब जैसे हमने एक्सक्यूज मी नेचर पढ़ा था, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हुए थे वहाँ पे फिक्स कैपिटल में, वैसे ही यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की कुछ लिखे हुए हैं। दे आर सेइंग फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऐसे फैक्टर्स जो कि डिटर्मिन करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हमें रिक्वायर्ड होगा, उनके बारे में यहाँ बात होगी। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द एंटरप्राइजेस। हर एंटरप्राइज में वर्किंग कैपिटल सेम अमाउंट में इस्तेमाल नहीं होती। सेम चीज़ हमने फिक्स कैपिटल में भी देखी। हमने देखा ट्रेडिंग कंपनी में फिक्स कैपिटल कम लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगी। बिल्कुल वैसे ही वर्किंग कैपिटल के बारे में ये बोल रहे हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज में तो वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नहीं लगता है। फर्स्ट इनका पॉइंट है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। The business that is engaged in production process requires more working capital in comparison to the one rendering trade services. ये बोलते हैं भैया देखो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तुम्हारी, ठीक है। अब तुम ऐसे मानो तुम्हें रॉ मटेरियल्स भी लगेंगे, लगेगा कि नहीं लगेगा? रॉ मटेरियल्स लगेंगे, तुम्हें रेंट पे करना होगा अगर तुम रेंटेड स्पेस पे हो तो, तुम्हें वेजेस पे करनी होंगी, तुम्हें सैलरीज पे करनी होंगी, तुमने अगर कोई लोन वगैरह लिया हुआ है इंटरेस्ट पे करते होगे उसका। तो ये सारे के सारे तुम्हारे एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएंगे। तो यहाँ पे और ये सारे आते हैं किसका पार्ट है? वर्किंग कैपिटल का पार्ट होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वी कैन से वर्किंग कैपिटल क्या लग रही है? ज़्यादा लग रही है, बोल सकते हैं। ऑन द अदर साइड ट्रेडिंग कंपनी की बात करें तो ट्रेडिंग कंपनी में रॉ मटेरियल्स नहीं आएंगे, डायरेक्टली प्रोडक्ट्स आएंगे जिनमें आपको प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है और आगे बेच देना है। रेंट हो सकता है आपको नहीं रिक्वायर्ड हो, आप सिर्फ घर से ऑपरेट कर रहे हो,
क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी में ऑपरेट करना बहुत ईजी हो जाता है ना, कहीं से भी। वेजेस आपको कुछ नहीं पे करनी ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ी ना बहुत सारे लेबर आपने रखे होंगे। पैकिंग वैकिंग में या एडिशनल हेल्प के लिए आपने 1-2 लेबर रखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। सैलरीज भी इतनी कोई वो नहीं होगा, माइट भी इंटरेस्ट का भी वो ना हो। तो ट्रेडिंग में एज सच ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होती। हाँ, ट्रेडिंग में वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। सिमिलरली एंटरप्राइजेज वर्किंग ऑन लार्जर डिमांड्स फॉर हायर, ऑब्वियसली ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि अगर आप स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगा, बट वहीं आप प्रोडक्शन कर रहे हो लार्ज स्केल पे तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा ही होगा ना यार। मतलब अगर तुम 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो तुम्हें कम सारे मतलब एक्सपेंडिचर्स करने पड़ेंगे। तुम वहीं पे अगर 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा करने पड़ेंगे एक्सपेंडिचर। देन है बिजनेस साइकिल। Boom period is marked by more demand, more production and thus more working capital as compared to depression phase having declined demands. Okay. मान लो इकोनॉमी में चल रहा है बूम पीरियड, सबके पास पैसा भरा हुआ है, सबके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में वर्किंग कैपिटल भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। क्यों ज़्यादा लगेगा, लॉजिक समझना। बूम पीरियड है, ठीक है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। अब जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो खरीदते भी वो बहुत कुछ है, तो इससे डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस दिन मेरे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है ना, 1 तारीख को ही होती है, ठीक है, उस दिन ना मेरा मिंत्रा खुलता है बाय डिफ़ॉल्ट, और 2-4 चीज़ें ऑर्डर होती ही हैं। जब तक मेरे अकाउंट में 40-50 हज़ार रुपये पड़े रहते हैं ना, तब तक मुझे लगता है अरे यार अपन तो बहुत अमीर है, खरीदते हैं, यहाँ ये स्पेंड करो, वो स्पेंड करो। फिर ना मैं बिना सोचे समझे स्पेंड करने लग जाती हूँ, विच इज़ ऑब्वियसली अ बैड हैबिट, बट देन होता है, साइकोलॉजिकली होता है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव बहुत ज़्यादा कंट्रोल ओवर योर माइंड। तो जब आपके बैंक में अच्छा खासा बैलेंस पड़ा हुआ है तो आपको लगता है यार चलो ज़िंदगी जीते हैं, वो होता है ना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, वो ऐसा फील होने लग जाता है कि यार इतना पैसा है यार क्या करेंगे, मतलब हम टाइम थोड़ी ना वापस आने वाला है, कर देते हैं स्पेंड, ये कर लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, ये खरीद लेते हैं, ऐसी सारी फीलिंग्स आने लग जाती हैं। और वहीं अगर 10,000 से कम अगर तुम्हारे अकाउंट में पड़ा हो तो ऐसा लगता है नहीं यार, नहीं, ज़िंदगी जीनी है लेकिन सेविंग्स भी करनी है, फ्यूचर का भी सोचना है ना, वो भी ज़रूरी है। तो वही चीज़ है कि जब आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आप बिना मतलब की चीज़ों की भी डिमांड रेस कर देंगे। समझ रहे हो बात? जब तुम्हारे पास फ्री फंड का पैसा होगा, बिल्कुल तुम्हारे पैसे पे कोई वो नहीं है, तुम्हारे पास पैसा आता जा रहा है, क्या तुम सोच समझ के उसे स्पेंड करोगे? नहीं। तो ये बोल रहे हैं बूम पीरियड में लोगों के पास पैसा है तो वो हर चीज़ की डिमांड रेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको प्रोड्यूस ज़्यादा करना पड़ेगा उस डिमांड को मीट करने के लिए, है ना। अब प्रोड्यूस ज़्यादा करना पड़ेगा डिमांड को मीट करने के लिए, तो आपको ऑब्वियसली रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेंगे, लेबर से तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम करवाना पड़ेगा, ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। तो ऐसे सिनेरियो में तुम्हारा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? लॉजिक समझ के बात समझना पूरी। मैंने क्या बोला, बूम पीरियड में पैसा लोगों के पास ज़्यादा है, लोग भर भर के खरीद रहे हैं सामान, तो डिमांड हर चीज़ की बड़ी हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो कंपनीज को उस डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्शन में इंक्रीज करना पड़ रहा है। प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा, लेबर कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी, क्योंकि भैया लेबर अब पहले 1 शिफ्ट में काम करती थी, अब डबल शिफ्ट में काम कर रही है, लेट नाइट वो भी कर रही है। तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपको अरेंज करनी पड़ेगी। ऑन द अदर साइड, डिप्रेशन वाले टाइम में, जैसे कोविड के टाइम पे आया था, कोविड के टाइम पे लोगों के पास पैसा बहुत कम था लेकिन चीज़ें बहुत सारी थी जो उन्हें चाहिए थी। तो ऐसे में इंसान बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करता है। कोई चीज़ की अगर डिमांड होती भी है ना तो उसे भी मिनिमम तक रखता है, कितने में काम चला लेंगे। जैसे उस टाइम पे हमारे जो कॉलोनी के बाहर सांची वो है पार्लर, वहाँ से ही दूध आ पाता था, क्योंकि वो दूध वाले भैया तो आ नहीं पाते थे जो गांव से पहले दूध डिलीवर किया करते थे, तो सांची से ही हमें दूध लेना पड़ता था। अब सांची वाले के पास भी क्वांटिटी वाइज एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही आता था मिल्क, ठीक है, मतलब कम ही आता था, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्शन ऐसी ही चल रही थी ना, इन्फ्लुएंस चल रही थी, कोई भी वर्कर काम करने के लिए तैयार नहीं था, इतना सारा कोहराम मचा हुआ था, तो ऐसे में कम आ रहा था उसके पास, खुद के पास पीछे से माल।
अब वो आगे भी लोगों को सोच समझ के देगा। चलो कुछ लोगों को तो वो बिल्कुल बिना उसके मतलब मना कर देता था कि नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को देना पड़ता था, लेकिन कम क्वांटिटी में देता था। तो वही चीज़ है कि जब आपके पास पैसा कम होता है तो डिमांड आप बेयर मिनिमल तक रखते हैं, तो ऐसे में कंपनीज भी प्रोड्यूस उतना ही करती है, कम ही करती है। कम करेगी तो रॉ मटेरियल भी उतने नहीं लगेंगे, लेबर भी उतनी नहीं लगेगी, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सिनेरियो। ठीक है, सो बिजनेस साइकिल पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए ज़्यादा डिमांड है, बूम पीरियड है, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होगी रिक्वायर्ड, लेकिन अगर वहीं पे डिप्रेशन है, डिमांड है, कम हो जाएगी और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा नहीं होगी। फिर आ जाता है हमारा गेस्टेशन पीरियड। ये बोलते हैं लॉन्गर द टाइम गैप बिटवीन कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मोर इज रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज हैविंग शॉर्टर गेस्टेशन पीरियड। तुमने यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदे, ठीक है, छोड़ो दोबारा से, ऐसे मानो ये है तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग वाला स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ से तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली है, यहाँ तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग एंड हो रही है। अगर इसमें तुम्हें लग रहा है 2 घंटे 2 आवर्स, और दूसरे इंस्टेंस में तुम्हारी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही है प्रोडक्ट की, यहाँ पे वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें लग रहे हैं 2 दिन, या फिर मैं थोड़ा और ज़्यादा टाइम बढ़ा देती हूँ, 20 दिन। प्रोडक्ट बनाने में ही आपको 20 दिन लग रहे हैं। अब आप मुझे बताओ सोच के एक बार, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा होएगी या इसमें ज़्यादा होएगी? कॉमन सेंस लगाना। देखो 2 आवर्स में प्रोडक्ट रेडी हो रहा है, ठीक है, आपने यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदे होंगे, 2 घंटे में वो फिनिश गुड्स बन गए हैं, मार्केट पहुँचा दो, हद से हद 2 या 3 दिन में पैसे तुम्हारे वापस आ जाएंगे, फिर तुम आगे वाले रॉ मटेरियल खरीद सकते हो। तुमने यहाँ पे रॉ मटेरियल पे स्पेंड किया, उस पर प्रोसेस किया, 2 घंटे के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया वो, उसके बाद तुमने उसको डायरेक्ट मार्केट भिजवा दिया, मार्केट से 2 दिन में वो बिक के तुम्हारे पास पैसे वापस आ गए। क्या तुम्हें अपनी जेब से दोबारा पैसे निकालने पड़े? नहीं, तुम्हारे यहीं से पैसे वापस आ गए। बट ऑन द अदर साइड, ये रॉ मटेरियल तुमने यहाँ पे खरीदे, 20 दिन तो इसको बनने में लग गया, 20 दिन बाद वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, फिर वो मार्केट जाएगा, मार्केट से पैसे वापस आएंगे, मार्केट से पैसे 20 दिन तो इसको बनने में लगे, तो 30-40 दिन बाद आएंगे। तो मतलब तुम नेक्स्ट रॉ मटेरियल के लिए वेट करते रहोगे 40 दिन तक? ऑब्वियसली नहीं। तो तुम्हें यहाँ पे अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ेंगे दोबारा से, और फिर रॉ मटेरियल उससे खरीदना पड़ेगा, और फिर ये साइकिल ऐसी की ऐसे चलती रहेगी बार बार। तो अगर गेस्टेशन पीरियड, ये जो मैन्युफैक्चरिंग के मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, मैन्युफैक्चरिंग एंड हुई, इसके बीच में जो टाइम गैप होता है उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, अगर ये ज़्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज़्यादा होती है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर वो कम है, छोटा है, तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। दोबारा से सुन लेना, इसमें कोई गलती नहीं करना। यहाँ पे तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है, यहाँ पे तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो रही है, मतलब फिनिश गुड तैयार हो रहे हैं, ये रॉ मटेरियल है, और इसमें दोनों में गैप आ रहा है 2 घंटे का। तो 2 घंटे बाद तुम्हारा प्रोडक्ट रेडी है, गुड टू गो मार्केट में जाने के लिए, और फिर मार्केट से तुम्हारे को पैसा 2 दिन में मिल जाएगा। और ऑन द अदर साइड अगर मान लो जो तुम्हें प्रोडक्ट बनाने में ही 20 दिन लग रहे हैं, तो तुम्हारा नेक्स्ट रॉ मटेरियल के लॉट के लिए तुम थोड़ी ना वेट करोगे कि हाँ इसका पैसा आएगा तो मैं उससे नेक्स्ट वाला खरीदूंगा। नहीं, तुम अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसे लगा के वर्किंग कैपिटल और नहीं लगा लोगे। तो यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा था, उसकी वजह से आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हुई? ज़्यादा हुई, और वाइस वर्सा। ओके, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स। इफ अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन रॉ मटेरियल इज मोर इन टोटल इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिकली द रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल विल बी हायर एज कम्पेयर टू दोज एंटरप्राइजेज वेयर द रॉ मटेरियल कॉस्ट इज इन्वॉल्व इज स्मॉलर। ये बोलते हैं इफ द अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन रॉ मटेरियल इज मोर इन टोटल इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिकली द रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल विल बी हायर। जो रॉ मटेरियल है वो बहुत महंगे हैं, ठीक है, टोटल उन पे बहुत ज़्यादा आपको स्पेंड करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल पे जो आप स्पेंड करते हो वो आपको क्या होता है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ही तो होता है। तो अगर आपका रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है या बहुत ज़्यादा यू हैव टू स्पेंड इस पे, तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपका रॉ मटेरियल बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ते में आराम से अरेंज हो पा रहा है, तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगा? कम होगा। चलिए
Manual versus automation. In labor intensive industries, larger working capital will be required than in the highly mechanized ones. देखिए, हमने ये फिक्स कैपिटल में भी पढ़ा था पॉइंट, कैपिटल इंटेंसिव या फिर लेबर इंटेंसिव। वहाँ मैंने आपको ये पॉइंट बताया था। मैंने आपको बताया था कि अगर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो आपको मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी, है ना। मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी तो आपकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि मशीन क्या है, एक फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट को खरीदने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है वो फिक्स कैपिटल होती है। तो अगर आपको मशीन खरीदनी है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा होगी। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में जा रहे हो तो लेबर को तुमने बहुत ज़्यादा हायर किया हुआ है। अब ये लेबर क्या मांगेगा तुमसे, ये मंथ के एंड में मांगेगा तुमसे वेजेस, सैलरीज, रेम्यूनरेशन। अब ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये आती हैं वर्किंग कैपिटल में, क्योंकि हर महीने तुम्हें पे करनी है, तो ये वर्किंग कैपिटल का हिस्सा होंगे। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की बात करोगे तो ये वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मांगेगी, और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री की बात करोगे तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, कम मांगी। नेक्स्ट है नीड टू स्टॉक अप इन्वेंट्रीज। भाई जितना आपको इन्वेंट्री स्टॉक करके रखना होगा उतना ही तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। The larger the stocks of whether raw material or finished goods required to be kept, the more will be the need for working capital. मेरे को मेरे फॉर से वेयर हाउस में इस पॉइंट के नीचे कभी जाने नहीं देना इन्वेंट्रीज को, इतना मुझे भर के रखना है। तो जैसे इसमें से थोड़ा सा खर्च होगा मुझे और दोबारा ऐड करने होंगे, जैसे थोड़ा खर्च होगा मुझे दोबारा और ऐड करने होंगे, जैसे थोड़ा खर्च होगा मुझे दोबारा और ऐड करनी होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा लग रही है। बट अगर मेरे यहाँ पे यूँ है कि मुझे मिनिमम इन्वेंट्रीज बचा के रखनी है अपने पास, मिनिमम, ठीक है, तो ऐसे में यहाँ तक आते आते अगर थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया फिर मैं रिफिल करूँगी, वरना नहीं करूँगी। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। अगर आपको ज़्यादा स्टॉक अपने पास इन्वेंट्रीज में रखना है, स्टॉक स्टोर करके, तो ऐसे सिनेरियो में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन कम रखना है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। Then a turnover of working capital. Turnover means the rate at which the working capital is recovered by the sale of finished goods. Enterprises where the rate is higher, less working capital is required. Okay, turnover means rate at which working capital is recovered by sale of finished goods. मैंने सामान बेचा, मुझे पैसे मिल गए इमीडिएटली, तो मतलब मेरे को वापस पैसे जल्दी मिल रहे हैं। अब मैं इसी पैसे से अपने आगे का बिजनेस कर सकती हूँ। फिर मैंने आगे का बिजनेस किया, फिर मुझे पैसे जल्दी मिल गए, फिर मैं इसी पैसे से आगे का बिजनेस कर लूँगी। मुझे एडिशनल कैपिटल अलग से लाना पड़ रहा है, नहीं लाना पड़ रहा। तो ये बोलते हैं अगर आपका जल्दी पेमेंट आ जाता है ना, तो आप उसी पैसे से आगे का बिजनेस चला लेते हो, आपको अलग से वर्किंग कैपिटल नहीं लाना पड़ता। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए आप क्रेडिट पर सेल कर रहे हो, आपको एकदम से पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में क्रेडिट वाले सेल्स में आपको एडिशनल फिर वर्किंग कैपिटल लाते रहना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं होगा आपके पास। फिर ये बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अगेन इसी पॉइंट को थोड़ा और इलेबोरेट वे में कर दिया। दोज एंटरप्राइजेज हु बिलीव इन सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर आप क्रेडिट पे बेच रहे हैं तो आपके पास पैसे बहुत बाद में आने वाले हैं, मतलब आपको फिर अलग से वर्किंग कैपिटल हर बार इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप क्रेडिट पे नहीं बोल रहे, आप कैश सेल्स करते, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि कैश तुम्हारे पास लगातार आता जा रहा है, तो उसी कैश को इस्तेमाल करके तुम अपना पूरा अरेंजमेंट कर रहे हो। चलो अब हर एक पॉइंट को दोबारा से एक बार देख लेते हैं। नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस में ये क्या बोलते हैं कि अगर आप कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम, तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। वहीं अगर आप ट्रेडिंग में कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा। अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, बड़ा होगा। अगर स्मॉल है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। बिजनेस साइकिल में ये बोलते हैं बूम पे चल रहा है अगर आपका वो, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। डिप्रेशन पे चल रहा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। गेस्टेशन पीरियड लंबा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, कम है तो कम होगी। वॉल्यूम, अगर आप रॉ मटेरियल पे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो आपका ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। मैनुअल और ऑटोमेशन, लेबर इंटेंसिव है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, कैपिटल इंटेंसिव में कम होगी। नीड टू स्टॉक अप इन्वेंट्रीज, ज़्यादा इन्वेंट्री स्टॉक करके रखनी है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा।
टर्नओवर, अगर टर्नओवर रेट अच्छा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, ये उल्टा बात बोल रहा है, ठीक है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट पे बेचते हो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, कैश पे बेचते हो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। अंडरस्टूड। चलिए अब बात करते हैं इसे अरेंज कैसे किया जाए, ठीक है। ओके, सो अरेंजमेंट में ये बोलते हैं कैसे अरेंज करें वर्किंग कैपिटल को। So they say a part of working capital is permanently locked up in a company. It should be financed by the use of long-term sources of funds and the variable working capital requirement can be met by using. ये बोल रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल के भी ना दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा ऐसा होता है जिसको हम परमानेंटली, बिजनेस में क्या होता है वो लॉक्ड अप होता है, ठीक है। एक हिस्सा वो होता है जो बिजनेस में परमानेंटली लॉक्ड अप होता है, तो उसको हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से क्या कर सकते हैं, फंड कर सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस वेरिएबल थिंग, दिस थिंग जो कि परमानेंटली नहीं है, इसके लिए हम ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म बोरोइंग्स जो होती हैं कमर्शियल बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, 2 महीने का 4 महीने का लोन ले लिया, पब्लिक डिपॉजिट कर लिए बहुत कम ड्यूरेशन के, अदर फाइनेंस कंपनी से हमने लोन ले लिया, या फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, मतलब फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज आना चाहिए यहाँ पे। फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज मतलब अंदर के ही जो सोर्सेज हैं जहाँ से अपन कहीं से अरेंज कर सकते हैं तो वहाँ से अरेंज कर लिया, ठीक है। जैसे पुरानी सेविंग्स पड़ी हैं तो थोड़ी बहुत इस्तेमाल कर ली, वैसे यूजुअली उसको नहीं छेड़ना चाहिए। बट देन as financial planning is the projection of key financial data that determines economic feasibility and necessary financial investment commitment of the enterprise, a financial plan after estimating capital requirements will still be incomplete without a constant capitalization. ये बोलते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोजेक्शन होता है जिसमें की फाइनेंशियल डेटा का इस्तेमाल होता है जो कि हमारी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी डिटर्मिन करती है और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो भी नेसेसरी होती हैं एंटरप्राइज जो भी कमिटमेंट्स होते हैं उनको पूरा करने में मदद करती है। बट एनीवेज छोड़ो इसको, इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इन शॉर्ट हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि हम जब फाइनेंस के एस्टिमेशन की बात करते हैं कि हमें कितना पैसा रिक्वायर्ड होगा तो हमें 2 कैपिटल अरेंज करने होते हैं, एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। दोनों के लिए ही हमें पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरे अपने लिस्ट डाउन करना पड़ता है कि क्या क्या चाहिए, कैसे नहीं चाहिए, उसका क्या प्राइस चल रहा है, कहाँ से बेस्ट तरीके से मिल सकता है। और वो सब करने के बाद हम डिफरेंट सोर्सेज देखते हैं कि हमें पैसा कहाँ से मिल सकता है, और ये देखने के बाद हम फाइनली उसे पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और अरेंज करते हैं। हमेशा याद रखना फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर फाइनेंस नहीं है, कम या ज़्यादा है, देन इन दैट सिनेरियो दोनों ही सिनेरियो तुम्हारे लिए खतरनाक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके चलिए, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ चीज़ें आएंगी सीखने लायक, सो वेट फॉर दैट, एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैसे ही वो अपलोड होगा। साथ ही साथ अगर कोई डाउट है तुम लोगों को तो वो कमेंट सेक्शन में तुम लिख सकते हो। अगर तुम्हें प्रीवियस वीडियो देखनी है उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी वहीं लिखा हुआ है। अब मैं बता दूं दैट अब सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स में तुम फ्री में सिर्फ वीडियोस नहीं देखोगे बल्कि ई बुक्स और बुक्स भी तुम यहाँ से ले सकते हो। इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लिखा हुआ है फॉर्म का, उस फॉर्म को जाके फिल करना है। मैग्नेट ब्रेन्स की टीम तुम्हें कॉल करेंगी एंड देन उसके बाद आगे का प्रोसीजर बता देंगे कैसे तुम वो बुक्स ले सकते हो, ठीक है। और हम सिर्फ लाइक CBSE वाला सिलेबस नहीं दे रहे हैं, वो तो हम दे ही रहे हैं, वो भी इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में। NTSC का भी दे रहे हैं, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जैब का भी सारे सिलेबस, ये सारे कोर्सेज कहीं ना कहीं हम तुम्हारे लिए अवेलेबल करा रहे हैं। कुछ आगे 10 ज़्यादा करा चुके हैं, कुछ हम करा रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। CACS भी आने वाला है बहुत ही जल्दी। यूट्यूब पे चाहो तो यूट्यूब पे वीडियो देख लो हमारी, चाहो तो वेबसाइट पे देख लो। वेबसाइट के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ गूगल पे जाना है, magnetbrains.com टाइप करना है, वेबसाइट खुल जाएगी, आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। या फिर प्ले स्टोर पे जाके डायरेक्टली मैग्नेट ब्रेन्स का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम ही तुम्हें दिखाई देंगे, ठीक है। तो जिस भी वे से तुम्हें कंफर्टेबल लगे उस वे से तुम यूट्यूब की मतलब हमारी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। एंड जो भी हम तुम्हें लाइक प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियोस, उनका भरपूर फ़ायदा उठाओ, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, बढ़िया बढ़िया मार्क्स लाओ, खुद भी खुश हो जाओ, हमें भी खुश वो करवा दो। एंड माइट बी लाइक अगर तुम अच्छा प्रोग्रेस करो अपनी लाइफ में, अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ तो नेक्स्ट चेहरा तुम्हारा यहाँ पे लगाओ। सो कोशिश यही करनी है तुम्हें कि यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।